नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमने पहले के वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण अच्छी तरह से पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा और व्यंजनों के भेद, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है, यानी कि जो वर्ण होता है दोस्तों, आपको बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों ताकि आपको स्क्रीन में अच्छा दिखाई दे। इसका सफ़ेद कलर आपके लिए उचित रहता है। तो परिभाषा के बारे में अब हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? जैसा कि आपको बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं किसके? वर्ण के। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो मित्रों सीधी सी बात है कि स्वर की सहायता के बिना वर्ण के अंतर्गत व्यंजन होते हैं वो बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन का उच्चारण तभी होता है जब प्लस में उसके स्वर होता है। स्वर के बिना व्यंजनों को हम बोल नहीं पाते हैं। अब व्यंजन के बारे में सामान्य जानकारी जो आपको होनी जरूरी है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर के नहीं किया जाता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है दोस्तों, मुख से विभिन्न अवयवों जैसे जीभ, दांत, होंठ या ओंठ के स्पर्श या रुकावट से होता है। तो व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो हमारे मुख से निकलती है दोस्तों, तो इसमें कई प्रकार के बीच में जो अवयव होते हैं जैसे जीभ, दांत, होंठ, इनके स्पर्श या इनसे बाधित होते हुई जो वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है तभी हम इन व्यंजनों को उच्चारित कर पाते हैं। व्यंजनों को अकेले उच्चारित नहीं किया जा सकता, इन्हें स्वरों के साथ जोड़कर उच्चारित किया जाता है। जिस प्रकार दोस्तों ये मनुष्य है और मनुष्य के जो कमर की साइड में रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, तो ये रीढ़ की हड्डी अगर मनुष्य की निकाल दें तो पीछे मांस का लोथड़ा पर रह जाएगा, ना वो चल फिर पाएगा, ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन में स्वर होते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होती है। अगर स्वर को निकाल देंगे तो व्यंजन का अस्तित्व जो समाप्त हो जाएगा। तो बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन को बोल ही नहीं पाएंगे। और वहीं अगर हम स्वर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये स्वतंत्र होते हैं वर्ण, इन्हें किसी दूसरे वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती उच्चारण करने में। और व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की ज़रूरत हर दम पड़ती है। जब भी हम उनको उच्चारण उनका करेंगे तो हमें स्वर उसके साथ रखना ही पड़ेगा। दोस्तों व्यंजन में 5 वर्ग बांटे गए हैं। कितने वर्ग बांटे गए हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग
प वर्ग। ये 5 वर्ग बांटे गए दोस्तों। पांचों में ये 5 5 वर्ण है दोस्तों। कितने कितने? 5 5। 5 वर्ग है, प्रत्येक में 5 वर्ण है, तो कितने हो गए? 25। इन पांचों वर्गों में 25 वर्ण हुए दोस्तों, ठीक है। और अंतस्थ जो व्यंजन है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन में ये र, ल और व, ये 4 प्रकार के जो अंतस्थ व्यंजन है, प्लस ये 4 और कर लो आप। उसम व्यंजन श, श, स, है, ये उसम व्यंजन है दोस्तों। ये 4 है। कितने? 4। तो तीनों को जोड़ो तो टोटल होंगे हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? मूल रूप से 33। तो इन पांचों वर्गों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और इन पांचों वर्गों में जो प्रथम वर्ण है उसी को वर्ग का नामकरण करके इनके जो वर्ग है वो डिवाइड किए गए हैं। अब हम व्यंजन के जो भेद है उनको पढ़ेंगे। मुख्यतः व्यंजन के जो भेद है कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। 3 जो प्रमुख इसके भेद है दोस्तों। कितने भेद है? 3। स्पर्श व्यंजन की हम बात करते हैं। व्यंजन जो व्यंजन के तालु, मूर्धा, तालु का ऊपरी भाग जिसको कहते हैं मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं या स्पर्शी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25, जो कि अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। 5 वर्ग है, तो वो क से लेकर और मैं तक ये टोटल 25 वर्ण है दोस्तों। 5 वर्ग हो गए तो एक प्रत्येक में 5 वर्ण है, तो कितने हो गए? 25। क से मैं तक जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये जो किसके स्पर्श से बोले जाते हैं? तालु, मूर्धा, ओठ और दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में बंटे हुए हैं। जैसा कि हमने 5 वर्ग पढ़े थे। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है। प्रत्येक वर्ण के प्रथम जो प्रत्येक वर्ग है उसका जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पर ही नामकरण किया गया है। जैसे देखिएगा, क वर्ग है तो इसमें 5 वर्ण है, तो पहला वर्ण कौन सा है इसमें? क। तो पहले वर्ण के अनुसार इस वर्ग का नामकरण कर दिया गया क वर्ग। इसी प्रकार दूसरे में च, पहला वर्ण च, तो इसका नाम क्या हो गया? च वर्ग। इस प्रकार वर्ग के प्रथम जो वर्ण के आधार पर वर्ग का नामकरण किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, व्यंजन वर्ण के भेद के अंतर्गत ही जो व्यंजन हम बोल पाते हैं उनका उच्चारण स्थल है जो निश्चित किया गया है दोस्तों। क वर्ग में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल होगा कंठ। च वर्ग में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल होगा तालु। ट वर्ग में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल होगा मूर्धा। और त वर्ग में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल होगा दंत। इसी प्रकार प वर्ग में जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थल ओष्ठ होगा। अब हम इस चित्र में समझ लेते हैं दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को, कि ये जो उच्चारण स्थल है वो कहाँ कहाँ से दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो गले की तरफ से हम स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले ये कंठ आएगा दोस्तों। ये कंठ आएगा तो इस कंठ का जो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ से क वर्ग के जो वर्ण है उच्चारित होते हैं। उसके बाद तालु की बारी आती है। जो ऊपर का जबड़ा होता है, ऊपर के जबड़े के अंतर्गत जो अंदर की तरफ दोस्तों जो कोमल चमड़ी होती है तालु,
तालु से च वर्ग के जो वर्ण है वो उच्चारित होंगे। इसी प्रकार मूर्धा, ये दोस्तों मसूड़ों के बिल्कुल पास में चिपक कर, मसूड़ों के बिल्कुल पास का एरिया होता है ये मूर्धा। ऊपर के जबड़े की तरफ देखिएगा, ये दिखाया गया है मूर्धा। मूर्धा में ट वर्ग के वर्ण आते हैं। इसी प्रकार दंत है दोस्तों, जो दांतों की तरफ अपना जो एरिया होगा इस वर्ग का, किस वर्ग का, त वर्ग का। और उसके बाद जो ओष्ठ है वो अंत लास्ट में, सबसे अंत में, इसमें प वर्ग के वर्ण आएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे फेफड़ों से वायु होती हुई गले में ऐसे कंठ की तरफ गुजरती हुई ऐसे करते करते मुख से बाहर निकलती है। तो काफ़ी प्रोसेस होती है इसमें, अलग अलग वर्णों को उच्चारित करने में व्यंजनों में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि स्वरों में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती अगर हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण स्थलों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। कई बार ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि जो उच्चारण स्थल है उनका क्रम लिखो, तो ये कंठ, उसके बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, उसके बाद में दंत और उसके बाद में ओष्ठ। इस प्रकार क्रम में थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, इनके बारे में जो डिटेल से जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहले अर्थ देखिएगा। अंत का अर्थार्थ बीच में, अंत का अर्थ क्या होता है, बीच में, और स्थ का अर्थ होता है स्थित, यानी कि बीच में या मध्य में स्थित। अब किसके बीच में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। य र ल व, ये जो है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। कितने, 4। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श और उष्म वर्णों के बीच पढ़ने वाले 4 वर्ण कौन कौन से, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का अर्थ ही है भीतर या मध्य। तो ये किसके मध्य आते हैं दोस्तों, स्पर्श और उष्म वर्णों के मध्य में। स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे 25 होते हैं, 5 वर्ग के, 5 × 5, और उष्म वर्ण कितने होते हैं, 4, और ये अंतस्थ कितने होते हैं, +4। तो ये टोटल 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में। इन अंतस्थ वर्णों के उच्चारण में अगर हम थोड़ा डीपली से पढ़ें तो दोस्तों इनके उच्चारण में श्वास की जो गति होती है अन्य दूसरे व्यंजनों से अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि जो श्वास वायु की गति है वो दूसरे व्यंजनों से अपेक्षाकृत कम होती है। इन 4 वर्णों में य और उव वर्णों को अर्ध स्वर या संग्रहहीन वर्ण कहते हैं। अर्ध स्वर काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। तो अंतस्थ व्यंजनों में य और उव, ये 2 जो वर्ण है इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है कि ये स्वरों की भांति ही उच्चारित होते हैं और इनके बोलने में ज्यादा घर्षण नहीं होता। इनके अतिरिक्त शेष जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, र और ल, तो र में क्या है कि वर्ण को लुंठित या प्रकंपित नाम दिया गया है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है दोस्तों, र, जो हम बोलते हैं ना र, तो इसमें लुंठित या प्रकंपित इसको नाम दिया गया है, क्योंकि र के उच्चारण में जीभ प्राय मुख के बीच में आ जाती है और झटके से आगे पीछे चलती, जैसे बोल के देखिए र र। तो ये क्या है दोस्तों कि जीभ मुख के बीच में आकर झटके से आगे पीछे एक्टिव हो जाती है। और ल वर्ण का जो पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है, ल वर्ण को क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण।
क्योंकि ल वर्ण के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा मुख के बीचों बीच आने से एक अथवा दोनों तरफ पार्श्व यानी कि किनारा बना लेती है, जिससे उच्चारण करते समय जीभ के दोनों किनारों यानी पार्श्वों से होकर वायु बाहर निकलती है। तो दोस्तों ल वर्ण का उच्चारण करते हैं, आप करके देखिए, तब आपको पता भी लग जाएगा और याद करने का, रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ल ऐसे बोलते हैं ना, ल, तो जीभ जो मुख के मध्य भाग में आ जाती है, तो जीभ के दोनों तरफ यानी दोनों तरफ बगल, दोनों बगलों की ओर से जो किनारे से यानी पार्श्व से हवा है जो मुख से बाहर निकल जाती है, ल का उच्चारण होता है तब। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। अंतस्थय जो व्यंजन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। ऊष्म व्यंजन के नाम से ही आभास हो रहा है दोस्तों कि ऊष्म शब्द का अर्थ है गर्म यानी गर्म, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में गर्म हवा अथवा रगड़ उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह हवा उच्चारण करते समय मुख के आंतरिक भागों से टकराकर उच्चारण में गर्म हवा का आभास करवाती है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि संघर्ष होता है, रगड़ होती है इसमें, इनको बोलते समय मुख में, तो इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। 4 जो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, 3 तो इसमें से है, तो श और है, ये 4 प्रकार के जो वर्ण है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अभी तक जो व्यंजनों के वर्गीकरण में सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर की और व्यंजन के जो भेद है उनके बारे में भी चर्चा करी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो में जो भी पाठ्य सामग्री करवाई जा रही है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।